हाय हेलो एवरीवन, कैसे सभी सभी आए फाइन हो गए, बढ़िया हो गए और मजे में हो गए। ठीक है भाई। अरे एक मिनट, क्या हो गया ये? ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। चैप्टर हमारे पास वही है सेम जो हमने कल वाली वीडियो में उठाया था, ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एयर। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीजें इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ रखी हैं। तो कल वाला वीडियो हमने स्टार्ट किया, तो उस वीडियो को स्टार्ट करते से हमने सबसे पहले जाना कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है हमारे एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर किन किन चीजों से मिलकर बना है। तो हमने देखा एटमॉस्फेयर एक मिक्सचर है किसका, गैसेस का, डस्ट पार्टिकल्स का, इन सारी चीजों का एक मिक्सचर है। गैसेस की अगर बात करें तो मेजर जो गैस पाई जाती है, जो सबसे ज्यादा अमाउंट में गैस पाई जाती है, वो पाई जाती है नाइट्रोजन। दूसरी जो सबसे ज्यादा अबंडेंट गैस है वो है ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आर्गन और फिर बाकी सारी गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स। फिर हमने देखा कि लेयर्स में कौन कौन सी लेयर्स में डिवाइडेड है एटमॉस्फेयर। तो हमने देखा बहुत सारे, हमने 5 स्फीयर्स के बारे में जाना, ठीक, कि कौन कौन सी 5 स्फीयर्स हैं। तो हमने देखा, नाम देखे हमने उनके एक के कि किस लेयर में क्या होता है। जैसे मीजोस्फीयर होती है, तो मीजोस्फीयर में जैसे ही कोई भी मेट्रॉइड एंटर करता है तो वो वहां पे बर्न हो जाता है, ठीक। एक्सोस्फीयर होती है। तो ये 5 लेयर्स के बारे में हमने बेसिकली जाना कि इनका काम क्या होता है, इनका रोल क्या होता है और किस रेंज से किस रेंज तक ये पाई जाती हैं, ठीक। अगर बात करें आज के टॉपिक की, तो जो हमारा आज का टॉपिक है, वो आज का टॉपिक क्या है हमारा, आज का टॉपिक है हमारा वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक। वेदर एंड क्लाइमेट स्टार्ट करते हैं। It is going to rain today. Will it be bright and sunny today? How many times have you heard this from anxious cricket fans speculating the fate of one day match? ठीक, कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि क्रिकेट फैंस यानी कि हम सभी क्रिकेट फैंस हैं, हम सभी ये अंदाजा लगाते हैं कि क्या आज बारिश होगी या फिर आज धूप होगी, इस डर से कि अगर बारिश हो गई तो जो वनडे मैच हमारा वो क्या हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। तो हम कई बार क्या करते हैं, अंदाजा लगाते हैं, वेदर फॉरकास्ट चेक करते हैं कि आज बारिश होगी या फिर सनी डे होगा, जो भी होगा वो हम चेक करते हैं। कहाँ गया? If we imagine our body to be a radio and the mind its speaker, weather is something that fiddles with the control knobs. Weather is this hour to hour, day to day condition of the atmosphere. ठीक, अगर बात करें, एक सिचुएशन दी है कि अगर एक टाइम के लिए हम मान लें कि हमारी जो बॉडी है वो हमारी बॉडी क्या है, हमारी जो बॉडी है वो हमारी बॉडी एक रेडियो है, ठीक। तुम लोग जो रेडियो देखा नहीं है, तुम लोग तो कौन वाले हो, हम लोग रेडियो देखा है, मतलब मेरे टाइम में भी रेडियो नहीं था इन द सेंस, लेकिन मैंने रेडियो देखा है, मेरे घर पे था। तो अगर हम अपनी बॉडी को एज ए रेडियो मान ले और अपने माइंड को उस रेडियो को कंट्रोल सेंटर मान ले, ठीक, तो वेदर जो है वो उन नॉब्स की तरह होता है जो वॉल्यूम अप या वॉल्यूम डाउन करते हैं या फिर चैनल चेंज करने में हेल्प करते हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि वेदर के चलते ही हमारे मूड स्विंग्स होते हैं। अगर कोई बहुत अच्छा वेदर है तो हमारा मूड बहुत अच्छा हो जाता है, वेदर खराब है तो हमारा मूड खराब हो जाता है, ठीक। ऐसा होता है, हमारा मूड जो है वो वेदर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ओजी बॉटल इज बैक। A hot or humid weather may make one irritable. A pleasant, breezy weather may make one cheerful and even plan for an outing. Weather can change dramatically from day to day. However, the average weather conditions of a place for a longer period of time represents the climate of a place. ठीक, अब 2 चीजों के बारे में बात की गई है, 2 टर्म्स के बारे में बात की गई है, उनको ध्यान से समझना। सबसे पहले बात की गई है वेदर के बारे में। ये वेदर वो वाला वेदर नहीं है, WETHER वेदर वाला नहीं, WEATHER वेदर यानी कि मौसम, ठीक। तो सबसे पहले बात की गई है वेदर के बारे में। वेदर क्या होता है? तो वेदर एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं किसी एक पर्टिकुलर रीजन की, उसको हम कहते हैं
वेदर। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये एक रीजन है, इस रीजन में मान लो आज बारिश होने वाली है। ठीक, मान लो ये कोई एक पर्टिकुलर रीजन है, सपोज लेट्स से ये लखनऊ है। ठीक, अब लखनऊ में आज मान लो बारिश होने वाली है, तो वो जो पर्टिकुलर टाइम के लिए जो कंडीशन है, पर्टिकुलर टाइम के जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, जैसे बारिश होने वाली है, तो वो क्या है, वो वेदर कंडीशंस है। लेकिन जब वही एक पर्टिकुलर कंडीशन एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम कह देते हैं क्लाइमेट। ठीक, क्लाइमेट। अब जैसे मान लो हमने इस केस में देखा, लखनऊ के केस में, कि लखनऊ में आज बारिश होने वाली है, तो वो लखनऊ का वेदर है, करंट वेदर लखनऊ का ये है कि लखनऊ में बारिश होने वाली है। लेकिन अगर लखनऊ में मान लो 5-6 महीने तक बारिश ही होती रहे, तो हम क्या कह देंगे कि लखनऊ का क्लाइमेट रेनी है। ठीक, उसी तरह से जैसे फॉर एग्जाम्पल, छोड़ जाने दो, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा एग्जाम्पल। तो वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस समझ में आ गया। वेदर एक पर्टिकुलर एरिया की एक पर्टिकुलर टाइम की एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है, और जब वही पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक कंडीशन एक लॉन्ग टाइम तक किसी एरिया पे रह जाती है, तो उसको हम कहते हैं क्लाइमेट। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में ठंड कुछ टाइम के लिए पड़ती है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इंडिया में बारिश हुई किसी रीजन में, तो वहां पे मौसम जो हो गया वो क्या हो गया, ठंडा हो गया, तो हम कहेंगे कि वेदर कूल है। लेकिन जब इंडिया में रियल में ठंड पड़ना स्टार्ट होती है नवंबर से नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी वाले टाइम में, 4 महीने में, तो हम कहते हैं कि इंडिया का क्लाइमेट ही चेंज हो गया, इंडिया का क्लाइमेट क्या हो गया, कोल्ड क्लाइमेट हो गया। ठीक, तो क्लाइमेट और वेदर में बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से बात करें तो वेदर एक पर्टिकुलर एरिया की एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंटरवल पे जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन उसको हम कहते हैं वेदर। लेकिन जब वही एटमॉस्फेरिक कंडीशन एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रहती है, तो उस कंडीशन को कह देते हैं क्लाइमेट। ठीक, डिफरेंस क्लियर है, आगे चलते हैं। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव डेली वेदर फोरकास्ट। ठीक, यही कारण है क्योंकि वेदर जो होता है वो डे बाय डे आवर बाय आवर चेंज होता रहता है, इसलिए हम डेली वेदर फोरकास्ट चेक करते हैं। लेकिन क्लाइमेटिक फोरकास्ट डेली नहीं आते हैं, वो एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर, जैसे गर्मी खत्म होने वाली है तो ठंड का फोरकास्ट आ गया, ठंड खत्म होने वाली है तो गर्मी का फोरकास्ट आ गया। लेकिन वेदर फोरकास्ट जो होता है वो डेली के डेली हमको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर के ऊपर। The temperature you feel every day is the temperature of the atmosphere. The degree of hotness and coldness of the air is known as temperature. ठीक, अब एक और टर्म आई, वेदर टर्म क्लियर हो गई, क्लाइमेट टर्म क्लियर हो गई। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी टेम्परेचर। अगर बात करें कि टेम्परेचर क्या है बेसिकली, तो टेम्परेचर हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वही उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। मतलब समझ में नहीं आया, एटमॉस्फेयर किस चीज से मिलकर बना है, हमने भी कल बात की कि एटमॉस्फेयर मिलकर बना है एयर से, बहुत सारी गैसेस के मिक्सचर से, बहुत सारे डस्ट के मिक्सचर से। तो अब उस एयर का जो डिग्री होगा, उस एयर का जो डिग्री सेल्सियस मेजरमेंट होगा, मान लो 27 डिग्री, 25 डिग्री, 27 डिग्री, 27 डिग्री, 25 डिग्री, वही टेम्परेचर होगा हमारे रीजन का। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कल बात की थी ना कि ये हमारा सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर लेयर्स होती हैं, स्पेयर होते हैं। हमने बात किया कि सबसे जो पहला स्पेयर होता है वो स्पेयर लगभग 8 किलोमीटर की हाइट का होता है, मतलब अर्थ के सरफेस से 8 किलोमीटर ऊपर तक हमारा पहला स्पेयर होता है, और इसी के अंदर सारे वेदरिंग फिनोमेना होते हैं, और जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है वो भी इसी रीजन में एग्जिस्ट करती है। ठीक, तो मान लो इस रीजन में एयर प्रेजेंट है, इस रीजन में एयर प्रेजेंट है, और इस एयर का जो टेम्परेचर है वो है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इस एरिया में मतलब इस रीजन में एयर प्रेजेंट है, ठीक, जो प्रेजेंट होती है, और उस एयर का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। तो अब उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, तो यानी कि ये जो रीजन है, ये जो ग्राउंड वाला रीजन है, इसका भी टेम्परेचर जो होगा वो 27 डिग्री सेल्सियस ही होगा। ठीक, तो टेम्परेचर समझ में आ गया, जो टेम्परेचर एयर का होता है वही टेम्परेचर सरफेस का भी होता है। इसको कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ हीटनेस और कोल्डनेस जो एयर की होती है उसी को हम टेम्परेचर कह रहे हैं। मतलब एयर कितनी ज्यादा गर्म है या फिर कितनी ज्यादा ठंडी है, उसी को हम टेम्परेचर कहते हैं, ये ज्यादा एक्यूरेट होगा।
The temperature of the atmosphere changes not only between day and night but also from season to season. Summers are hotter than winters. ठीक, ये टेम्परेचर है ये डे बाई डे चेंज होता रहता है और क्लाइमेट के चेंज होने के साथ भी चेंज होता है। जैसे समर्स जो होते हैं, जो गर्मियां होती हैं उसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है और ठंडी में बहुत ज्यादा कम होता है। बहुत ज्यादा नहीं कम होता लेकिन फिर कम होता है। The temperature of the atmosphere changes not only between, अच्छा ये तो हो गया ना, पागल हो गया क्या मैं? An important factor that influences the distribution of temperature is insolation. Insolation is the incoming solar energy intercepted by the earth. ठीक, अब ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर सबसे पहले जो डिपेंड करता है तीन चीजों पे। एक क्लाइमेट पे, कि जैसा क्लाइमेट रहेगा वैसा टेम्परेचर रहेगा। मान लो अगर समर्स हैं तो जल के राख हो जाएंगे, अगर विंटर्स हैं तो कुल्फी जम जाएगी। ठीक, फिर दूसरी चीज पे डिपेंड करता है वो है वेदर। अगर बारिश का मौसम है तो टेम्परेचर ठंडा रहेगा, अगर नॉर्मल लू वाला मौसम है तो गर्म रहेगा। और जो तीसरी चीज जिस पे टेम्परेचर डिपेंड करता है सरफेस का, वो होती है इंसुलेशन। अब बात आती है सर कोविड में आइसोलेशन तो सुना है, इंसुलेशन क्या होता है? इंसुलेशन बेसिकली सन की रेस को कहा जाता है। वो सन की रेस जो अर्थ के अंदर आती है और अर्थ के अंदर ट्रैप हो जाती है, उनको हम कहते हैं इंसुलेशन या फिर इंसुलेटेड रेस। तो टेम्परेचर जो होता है वो इंसुलेशन पे भी डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? मान लो ये अर्थ है, ठीक, ये सन है, इतना छोटा नहीं है, इतना गंदा भी नहीं है, ठीक है, ये सन है। अब इस सन से रेज आई, कुछ रेज तो रिफ्लेक्ट बैक हो गई, कुछ रेज इस अर्थ के अंदर ट्रैप हो गई, वही ट्रैप रेज को हम कहते हैं इंसुलेशन। और इंसुलेशन पे भी टेम्परेचर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा रेज ट्रैप होंगी यानी कि जितना ज्यादा इंसुलेशन होगा उतना अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। जितनी ज्यादा रेज बैक हो जाएंगी यानी कि इंसुलेशन कम होगा उतना ज्यादा टेम्परेचर कम होगा। ठीक, The amount of insulation decreases from the equator towards the poles, therefore the temperature decreases in the same manner. Now you understand why poles are covered with snow. If the Earth's temperature rises too high, it would become too warm for some crops to grow. ठीक, क्या कहा गया है? ये जो इंसुलेशन होता है ये पोल्स से इक्वेटर की तरफ बढ़ता है, या फिर ऐसा कहते हैं कि इक्वेटर से पोल्स की तरफ कम होता है। अब इक्वेटर पे कौन सी कंट्रीज हैं? वेस्ट इंडीज हो गया, बाकी लोग देख रहे हो कितने मतलब कितने अच्छे होते हैं देखने में। ठीक है, मतलब समय कोई रेसिज्म नहीं परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है, इसकी वजह से वहां के लोग काले होते हैं ज्यादा। ठीक, तो हाँ इक्वेटर पे, वही पोल्स पे देख लें तो अंटार्कटिका, वहां पे इंसुलेशन कम होती है जिसके चलते वहां पे बर्फ जमी रहती है। तो ये शोज की इंसुलेशन को भी टेम्परेचर डिपेंड करता है। आगे चलते हैं। कहाँ चला जाता है भाई ये? Temperature in cities is much higher than that of villages. The concrete and metals in buildings and the asphalt of roads get heated up during the day. This heat is released during the nights. ठीक, कहा जा रहा है कि टेम्परेचर वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। जैसे विलेजेस में टेम्परेचर जनरली लो होता है और सिटीज में बहुत हाई होता है। ठीक, सिटीज में भाई साहब जो टेम्परेचर होता है एकदम भट्टी है हर तरफ से। मैं रह रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ भाई, मैं गाँव गया था कुछ टाइम के लिए, इतनी ठंडी हवाएं पेड़ के नीचे, और यहाँ पे सिटीज में जो गर्मी पड़ रही, मतलब वीडियो बनाते पसीना आ रहा है। ठीक, तो ऐसा क्यों होता है? विलेजेस में टेम्परेचर कम होता है और सिटीज में ज्यादा हाई क्यों होता है? उसका बहुत सिंपल सा रीजन है कि जो बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे गाँव में ज्यादा बिल्डिंग्स होती नहीं है, छोटे छोटे घर होते हैं, मिट्टी के होते हैं, लेकिन बिल्डिंग्स जो होती है शहर में उनमें कंक्रीट का यूज होता है, मेटल्स का यूज होता है, रोड्स में कंक्रीट का यूज होता है, मेटल्स का यूज होता है, कार्बन का यूज होता है।
तो जब सनरेज आती हैं तो वो ट्रैप हो जाती हैं, तो ट्रैप होने में भी हीट प्रोड्यूस होती है। और रात के टाइम में जब वो सनरेज ट्रैप हो जाती हैं, जब वो निकलती हैं वापस, तब भी हीट प्रोड्यूस होती है। तो जो सिटीज होती हैं वो दिन में और रात के टाइम दोनों टाइम में बहुत हीट प्रोड्यूस करती हैं। इसी वजह से बहुत ज्यादा वार्म होती हैं सिटीज व्हेन कंपेयर्ड विद विलेजेस। Also, the crowded high-rise buildings of the cities trap the warm air and thus rise the temperature of the cities. ठीक। और पहला रीजन तो ये हो गया कि जो मटेरियल्स होते हैं वो हीट करते हैं। दूसरी चीज, जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं वो हाई राइज बिल्डिंग्स भी ट्रैप करते हैं किसको, सनरेज को। जैसे मान लो ये सन है, अब ये मान लो कोई एक सिटी है, कोई बड़ी ही सिटी, बिल्डिंग मान लो, बिल्डिंग देख रहे हो, आर्ट देख लो, 3D आर्ट। अब मान लो सन की रेज आई, ठीक, चल नहीं रहा क्या, सन की रेज आई, तो सन की रेज जब आई तो वो इस एरिया में ट्रैप होकर रह जाती है, क्योंकि बिल्डिंग से बड़ी बड़ी, तो सन की रेज आई तो लेकिन वो बाहर नहीं जा पा रही है, तो इस रीजन में ट्रैप होकर रह जाती है। इसके चलते टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक, आगे चलते हैं, ये हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एयर प्रेशर के ऊपर। You will be surprised to know that air above us presses us with a great force on our bodies. However, we don't even feel it. This is because the air presses us from all the directions and our body exerts a counter pressure. ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डाल देते हैं एयर प्रेशर। एयर प्रेशर, ठीक, बात करते हैं एयर प्रेशर की। तो एयर प्रेशर क्या है बेसिकली, सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इज नोन एज एयर प्रेशर। नाम समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पे रहते हैं, ठीक, मानो हम यहाँ पे हैं, अब ऊपर एयर है तो वो एयर हम पे एक प्रेशर लगाती है, ठीक। तो अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर अभी हमारे ऊपर एक ट्रक रख दो तो हम पिछले हो जाएंगे, और ट्रक से भी हाई प्रेशर जो होता है वो हम एयर हमारे ऊपर लगा रही होती है, तो फिर वो प्रेशर हमको फील क्यों नहीं होता है? वो प्रेशर हमको फील इस वजह से नहीं होता है क्योंकि वो प्रेशर हमारे ऊपर पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कैसे जाता है, समझो इस बात को। मान लो ये कोई व्यक्ति है, ये कोई खड़ा है, मान लो मैं खड़ा हूं, इतना गंदा नहीं हुआ वैसे, लेकिन फिर भी थोड़ा बड़ा बनाते हैं। मान लो कोई आदमी ऐसे खड़ा है, ठीक, अब एयर प्रेशर उसके ऊपर लग रहा है, तो एयर प्रेशर उसके ऊपर सिर्फ ऊपर से नहीं लग रहा है, हर तरफ उसके आसपास एयर प्रेजेंट है। तो यानी कि जो प्रेशर लग रहा है वो हर तरफ से लग रहा है। प्रेशर यहाँ से भी लग रहा है, यहाँ से भी, 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 यहाँ से भी। तो जब हर तरफ से उसकी बॉडी के ऊपर प्रेशर लग रहा है तो जो नेट प्रेशर होता है ना, वो नेट प्रेशर 0 हो जाता है। हायर क्लास का कॉन्सेप्ट है, अगर चलोगे साइंस में पढ़ोगे कि जब हर डायरेक्शन से प्रेशर लगना स्टार्ट हो जाता है तो नेट प्रेशर 0 हो जाता है। सेम केस तुम्हारी तरफ कि पढ़ाई का प्रेशर, घर का प्रेशर, बड़े भाई बहनों को प्रेशर, पर्सनल लाइफ का प्रेशर, इतना प्रेशर कि वो प्रेशर कुछ फील नहीं होता, बेग की तरह हंसते रहते हैं, ठीक। तो वो वाली चीज है कि जब बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है तो वो नेट प्रेशर 0 हो जाता है, जिसके चलते हमको प्रेशर फील नहीं होता है, ठीक। साइंस में जाना है, ऊपर रहना है, हम सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस में। ये मैंने तुमको बता दिया। Air pressure is defined as the pressure exerted by the weight of air on the Earth's surface. As we go up the layer of atmosphere, the pressure falls rapidly. ठीक, तो वही कहा गया है कि एयर प्रेशर क्या है, तो एयर का जो भी वेट है वो उसका जो प्रेशर है उसको हम कहते हैं एयर प्रेशर। और जिस जिस तरह से हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाएंगे, मतलब जिस तरह से हम लेयर से ऊपर जाएंगे, जैसे पहली लेयर, इसके ऊपर गए दूसरी लेयर, इसके ऊपर गए तीसरी लेयर, इसके ऊपर गए चौथी लेयर, तो जिस जिस तरह से हम एटमॉस्फेयर की लेयर को क्रॉस करेंगे उस तरह से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, सॉरी जो एयर प्रेशर होता है वो बहुत रैपिडली, बहुत तेजी से कम होता है। क्यों कम होता है? सिंपल सा रीजन है यार, कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, देखो एयर हमारे इस रीजन में प्रेजेंट है, तो सबसे ज्यादा जो एयर प्रेशर लगाएगी वो इस रीजन में लगाएगी। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा वो यहीं पे प्रेजेंट है। अब इसके ऊपर जाओगे तो एयर थोड़ी कम होगी, जब एयर कम होगी तो प्रेशर भी कम लगाएगी, और ऊपर जाओगे तो एयर और कम होगी और प्रेशर और कम लगाएगी। जब सबसे ऊपर पहुंचोगे तो वहां पर तो एयर ही नहीं होगी तो प्रेशर भी नहीं लगाएगी। ठीक, तो सिंपल सी चीज है
कि जिस जिस तरह से एटमॉस्फेयर की लेयर के ऊपर जाओगे उस तरह से एटमॉस्फेयर जो एयर प्रेशर है वो क्या होता जाएगा, वो एयर प्रेशर कम होता जाएगा। ठीक, the air pressure is highest at sea level and decreases with height. Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by temperature of air at a given place. ठीक, तो जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता, जो सबसे ज्यादा एयर प्रेशर होता है वो होता है सी लेवल पे। सी लेवल इन द सेंस कि जहां से सी लेवल में नाम समझ में आता है कि जो सी का लेवल होता है वहां पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर, सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। जिस तरह से हम हायर एल्टीट्यूड्स पे आते हैं, जैसे माउंटेन्स पे चले गए अगर हम, तो वहां पे एयर प्रेशर कम होता जाता है। ठीक, अब ये जो एयर प्रेशर है ना, ये एयर प्रेशर एक चीज पे डिपेंड करता है, उस चीज का नाम है टेम्परेचर। इस एयर प्रेशर और टेम्परेचर का एक रिश्ता है। क्या रिश्ता है वो जानते हैं? क्या कहलाता है ये रिश्ता? कहाँ गया? रिश्ता नहीं मिल रहा, ये रिश्ता even place. In areas where temperature is high, the air gets heated and rises. This creates a low pressure area. Low pressure is associated with cloudy skies and wet weather. ठीक, समझो भाई, आज ड्राइंग करते हैं। देखो, ये ग्राउंड का सरफेस है, मान लो यहाँ पर बहुत सारी एयर प्रेजेंट है, बहुत सारी एयर प्रेजेंट है। अब मान लो इस एरिया का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है। ठीक, यहाँ पे सन है, सन एकदम रेस फेंक रहा है, टेम्परेचर बहुत हाई, तो टेम्परेचर बहुत हाई है तो इस एयर का भी टेम्परेचर बहुत हाई होगा। भाई जब इस रीजन का टेम्परेचर बहुत हाई है तो इस एयर का टेम्परेचर भी बहुत हाई होगा। जब एयर का टेम्परेचर हाई होगा तो एयर का जो वेट होगा वो कम होगा, यानी कि एयर थोड़ी हल्की हो जाएगी। जब एयर हल्की होगी तो वो एयर ऊपर उठेगी। अब यहाँ पे जो एयर थी वो उठ के यहाँ आ गई, तो इस रीजन में एक लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाएगा। अब मैं समझाने की मतलब समझो, ये तो बस मैंने समझाया। मेन जो पकड़ने वाला पॉइंट है वो ये है कि जिस एरिया में टेम्परेचर ज्यादा होता है उस एरिया का एयर प्रेशर कम होता है। एयर प्रेशर कम होने का मतलब कि वहां का जो वेदर होगा वो कैसा होगा, क्लाउडी होगा और वेट होगा, मतलब बारिश का मौसम होगा वहां पे। ठीक, अब बात करते हैं कहीं का टेम्परेचर कम हो तो, कूल हो तो। In areas having lower temperature, the air is cold. It is therefore heavy. Heavy air sinks and create a high pressure area. High pressure is associated with clear and sunny skies. The air always moves from higher pressure areas to low pressure areas. ठीक, अब मान लो कहीं का टेम्परेचर कूल है, मान लो ये एयर सरफेस है, ये सरफेस है, इसके ऊपर एयर प्रेजेंट है। अब ये रीजन कूल रीजन है, मतलब यहाँ पर ठंड पड़ रही है, तो जब टेम्परेचर इस रीजन का कम है तो इस एयर का टेम्परेचर भी कम होगा। और जब एयर का टेम्परेचर कम होता है तो एयर डेंस हो जाती है, मतलब थोड़ी हैवी हो जाती है। तो जब ये एयर हैवी हो गई तो ये यहाँ पे सटल हो जाएगी, मतलब ये ग्राउंड से सटके रहेगी, ऊपर नहीं उठेगी। ठीक, तो इस एरिया में, इस रीजन में एक हाई प्रेशर रीजन क्रिएट होगा। हाई प्रेशर रीजन क्रिएट होगा। ये हाई प्रेशर रीजन, लो प्रेशर रीजन के बारे में क्लास 9th में क्लाइमेट चैप्टर में बहुत बढ़िया से पढ़ोगे, अगर तुम्हारे पहुंचने तक क्लाइमेट चैप्टर वहां पे रहा तो। ठीक, तो ये हाई प्रेशर लो प्रेशर समझ में आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे पकड़ने वाली चीज क्या है, जहां पे टेम्परेचर कोल्ड होता है, जहां पे टेम्परेचर कूल होता है, वहां पर हाई प्रेशर एरिया होता है और वहां का जो वेदर होता है वो सनी होता है, यानी कि थोड़ा सा शाइनी होता है, सूरज भगवान वहां पे दिखते रहते हैं। और एयर प्रेशर के बारे में एक चीज और है कि एयर प्रेशर जो होती है वो हाई टू लो मूव करती है, हाई टू लो मूव करती है। मान लो किसी रीजन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, सॉरी किसी रीजन का एयर प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है, तो एयर प्रेशर वहां से लो रीजन वाले एरिया की तरफ बढ़ेगा, तो हाई टू लो एयर प्रेशर मूव करता है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विंड।
The movement of air from high pressure area to low pressure area is called wind. You can see wind at work as it blows dry leaves down the pavement or uproots trees during a storm. ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है और आज का लास्ट टॉपिक है, बस यही पढ़ेंगे हम, बाकी कल पढ़ेंगे विंड। ठीक, बात करें अगर विंड की, तो विंड क्या होती है? तो हमने देखा कि एयर प्रेशर जो होता है वो हाई टू लो मूव करता है, मतलब हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया तक एयर मूव करती है। तो यही जो एयर की मूवमेंट है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया तक, उसी मूवमेंट को हम कहते हैं विंड। ठीक, विंड को हम देख भी सकते हैं, कैसे? ये जा रही है विंड टिफिन लेके, नहीं ऐसे नहीं देख सकते हैं। विंड को हम देख सकते हैं उसके मूवमेंट के थ्रू, जैसे जब हवा चलती है तो पत्ते उड़ा के जाती है अपने साथ, तो हम देख सकते हैं कि हाँ हवा चल रही है, पत्ते उड़ रहे हैं। ठीक, जब बहुत तेज हवा चलती है तो वो पेड़ों को उखाड़ देती है, जब कोई पेड़ उखड़ गया तो हम देखते हैं कि हाँ भाई हवा चल रही थी, पेड़ उखड़ गया। ठीक, वो चीज है। Sometimes when the wind blows gently, you can even see it blowing away smoke or tiny dust. At times, wind can be so strong that it is difficult to walk against it. ठीक, तो बताया गया है कि जब हवा धीरे चल रही होती है तो हम उसको देख सकते हैं कि वो धूल को, मिट्टी को उड़ा के ले जाती है, और जब बहुत तेज चल रही होती है तो कभी कभी विंड्स इतनी तेज हो जाती है कि उनके अगेंस्ट मूव करना भी क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। You must have experienced it is not easy to hold an umbrella on a windy day. Think of some other क्या है examples when strong winds have created problems for you. Winds can be broadly classified into three types. ठीक, तो वही कहा गया है कि winds कभी बहुत strong भी होती है, कभी वीक भी होती हैं। फिर विंड का क्लासिफिकेशन बताया गया है कि विंड को हम किस किस पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, किस किस तरह की विंड्स होती हैं, इनका क्लासिफिकेशन बताया गया है। बट क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि विंड किस किस तरह की होती है। ठीक, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। बाय बाय।